ओम ओम ओम। आज हम फिर से मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको लेकर आए हैं। आज का ये मेरा लगभग 7वां वीडियो है जिसमें हम लेक्चर नंबर 19 से लेकर 21 तक के तथ्यों को देखेंगे। मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन इतिहास के, मध्यकालीन भारत के लेक्चर नंबर 19 से लेकर 21 तक के तथ्यों को देखेंगे। आज का ये मेरा 7वां वीडियो है। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का ये मेरा 7वां वीडियो है मध्यकालीन भारत का। लेक्चर नंबर 19 शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूनी ने कहा, अंततः लोगों को इनसे मुक्ति मिली एवं इन्हें लोगों से। एमबीटी की मृत्यु 1351 में छठा स्थान सिंध का क्षेत्र में हुआ। एमबीटी के मृत्यु पर बदायूनी ने कहा, अंततः लोगों को इनसे मुक्ति मिली एवं इन्हें लोगों से। एमबीटी की मृत्यु 1351 में छठा के स्थान सिंध का क्षेत्र में हुआ। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रजब है। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रजब है। दत्तक पुत्र के रूप में थे मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दत्तक पुत्र के रूप में थे एमबीटी के। फिरोज शाह तुगलक दत्तक पुत्र के रूप में थे एमबीटी के। फिरोज शाह तुगलक के माता का नाम बीबी जयला जो एक हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम बीबी जयला थी जो एक हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक को सैयद उस सलातीन भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सैयद उर्स सलातीन भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक की माता बीबी जयला हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक को सैयद उर्स सलातीन भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था, इसलिए इलियट और एलिफिस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था, इलियट और एलिफिस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था, इलियट और एलिफिस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान दिल्ली का पहला कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान दिल्ली का पहला कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरो। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरो। फिरोज शाह तुगलक के वजीर प्रधानमंत्री थे मालिक मकबूल। फिरोज शाह तुगलक के वजीर या प्रधानमंत्री थे मालिक मकबूल। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का निर्वाचित सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का निर्वाचित सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया। पहली बार 22 मार्च 1351 ठट्ठा सिंध में और दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में किया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया। पहली बार 22 मार्च 1351 ठट्ठा सिंध में और दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अमीर ए हाजिब अंगरक्षक का पद दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अमीर ए हाजिब अंगरक्षक का पद दिया था। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के समय शिक्षा एवं साहित्य। फिरोज शाह तुगलक के समय शिक्षा एवं साहित्य। एफएसटी शिक्षा एवं साहित्य में विशेष रुचि रखता था। एफएसटी शिक्षा एवं साहित्य में विशेष रुचि रखता था। एफएसटी के फुल फॉर्म होता है फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ लिखा फारसी भाषा में एवं फतवा ए जहांदरी अरबी भाषा में लिखा। एफएसटी के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ लिखा फारसी भाषा में एवं फतवा ए जहांदरी अरबी भाषा में लिखा। सबसे ज़्यादा फारसी भाषा का विकास एफएसटी के समय में हुआ।
सबसे ज़्यादा फारसी भाषा का विकास फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। संगीत एवं औषधि पर लिखे गए संस्कृत एवं पाली भाषा का अनुवाद एफएसटी के समय में हुआ। संगीत एवं औषधि पर लिखे गए संस्कृत एवं पाली भाषा का अनुवाद एफएसटी के समय हुआ। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान। बंगाल अभियान 1354 में किया एफएसटी। इसका नेतृत्व स्वयं एफएसटी ने किया था। बंगाल का राजा हाजी इलियास था जो एफएसटी के डर से बंगाल छोड़कर भाग गया और परिणाम ये हुआ कि एफएसटी ने बंगाल किला पर आसानी से कब्जा किया। बंगाल अभियान 1354 में किया। इसका नेतृत्व स्वयं एफएसटी ने किया था। बंगाल का राजा हाजी इलियास था जो एफएसटी के डर से बंगाल छोड़कर भाग गया और परिणाम ये हुआ कि एफएसटी ने बंगाल किला पर आसानी से कब्जा किया। पूर्वी बंगाल अभियान 1359 में किया और नेतृत्व स्वयं एफएसटी ने किया। पूर्वी बंगाल का राजा सिकंदर शाह ने एफएसटी के सामने आत्मसमर्पण किया एवं ढेर सारी संपत्ति उपहार के तौर पर दिया। पूर्वी बंगाल अभियान 1359 में किया और नेतृत्व स्वयं एफएसटी ने किया। पूर्वी बंगाल का राजा सिकंदर शाह ने एफएसटी के सामने आत्मसमर्पण किया एवं ढेर सारा संपत्ति उपहार के तौर पर दिया एफएसटी को। जाजनगर उड़ीसा अभियान 1360 में किया एफएसटी ने। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं एफएसटी कर रहा था। जाजनगर का राजा भुवनेश्वर तृतीय था जो एफएसटी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला और एफएसटी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक डाला। जाजनगर उड़ीसा अभियान 1360 में किया एफएसटी ने। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं एफएसटी कर रहा था। जाजनगर का राजा भानुदेव तृतीय था जो एफएसटी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला और एफएसटी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक डाला। नागरकोट हिमाचल प्रदेश अभियान 1365 में किया। नागरकोट अभियान का नेतृत्व स्वयं एफएसटी ने किया। नागरकोट के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर डाला। एफएसटी ने नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों के बीच मांस तौलने के लिए बंटवाया। नागरकोट से 1300 ग्रंथ उठाकर लाया। ये दर्शनशास्त्र एवं नक्षत्र विज्ञान की किताब थी। इसका अनुवाद एफएसटी ने फारसी भाषा में दलायल ए फिरोजशाही नाम से करवाया। नागरकोट हिमाचल प्रदेश अभियान 1365 में किया। नागरकोट अभियान का नेतृत्व स्वयं एफएसटी ने किया। नागरकोट के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर डाला। एफएसटी ने नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों के बीच मांस तौलने के लिए बंटवाया। नागरकोट से 1300 ग्रंथ उठाकर लाया। ये दर्शनशास्त्र एवं नक्षत्र विज्ञान की किताब थी। इसका अनुवाद एफएसटी ने फारसी भाषा में दलायल ए फिरोजशाही नाम से करवाया। ठट्ठा सिंध अभियान 1367 में स्वयं फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने किया। ठट्ठा के राजा अलाउद्दीन जूना खां एवं सद्र उद्दीन ये दोनों भाइयों ने मिलकर एफएसटी को हराया। इसके पश्चात एफएसटी दिल्ली वापसी के दौरान कच्छ के रण में 6 माह तक रास्ता भटक जाता है, लेकिन दिल्ली वापस आया। फिर एफएसटी ने दोबारा ठट्ठा पर हमला किया और जीत हासिल की। ठट्ठा सिंध अभियान 1367 में स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठट्ठा के राजा अलाउद्दीन जूना खां एवं सद्र उद्दीन ये दोनों भाइयों ने मिलकर एफएसटी को हराया। इसके पश्चात एफएसटी दिल्ली वापसी के दौरान कच्छ के रण में 6 माह तक रास्ता भटक जाता है, लेकिन दिल्ली वापस आया। फिर एफएसटी ने दोबारा ठट्ठा पर हमला किया और जीत हासिल की। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख विभाग। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख विभाग। एफएसटी ने दीवान ए बंदगान बनवाया दासों की देखभाल हेतु। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान बनवाया दासों की देखभाल हेतु। एफएसटी ने दीवान ए इस्तिहाक बनवाया, ये पेंशन विभाग था। एफएसटी ने दीवान ए इस्तिहाक बनवाया, ये पेंशन विभाग था। एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात दान विभाग बनवाया। एफएसटी ने दीवान ए खैरात दान विभाग बनवाया। एफएसटी ने दीवान ए खाना कारखाना विभाग बनवाया।
एफएसटी ने दीवान ए खाना कारखाना विभाग बनवाया। एफएसटी ने दारुल शिफा निःशुल्क चिकित्सालय विभाग बनवाया। एफएसटी ने दारुल शिफा यानी निःशुल्क चिकित्सालय के विभाग बनवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा एफएसटी था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा एफएसटी था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक था जिसने हिसाब किताब रखने के लिए लेखापाल बहाल किया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा एफएसटी था जिसने हिसाब किताब रखने के लिए लेखापाल बहाल किया। एफएसटी के कार्य राजा बनते ही फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 24 प्रकार के करों में 19 प्रकार के कर को समाप्त किया और सिर्फ 5 प्रकार के कर को चलाया। ये कर था जजिया, ज़कात, खराज, खम्स एवं हक सर्व। राजा बनते ही एफएसटी ने दिल्ली में 24 प्रकार के करों में 19 प्रकार के करों को समाप्त किया और सिर्फ 5 प्रकार के कर को चलाया। ये कर था जजिया, ज़कात, खराज, खम्स एवं हक सर्व। जजिया कर उसे कहते हैं। पहला राजा एफएसटी था जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूला। जजिया कर के अंतर्गत पहला राजा एफएसटी था जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूला। ज़कात क्या होता है? मुसलमानों को संपत्ति पर लगाया गया कुल संपत्ति का 2.5% है ज़कात लिया। ज़कात यानी मुसलमानों की संपत्ति पर लगाया गया कुल संपत्ति का 2.5% लिया। खराज कर एक प्रकार का भूमि कर था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से देते हैं। कुल उपज का 1/3 था सालाना। खराज कर क्या था? एफएसटी एक प्रकार का भूमि कर था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से लेते थे। एफएसटी कुल उपज का 1/3 सालाना लेता था। खम्स सैनिकों द्वारा लूटा गया माल जिसमें राजा का हिस्सा 80% एवं सैनिकों का हिस्सा 20% होता था। खम्स सैनिकों द्वारा लूटा गया माल जिसमें राजा का हिस्सा 80% एवं सैनिकों का 20% होता था। हक सर्व किसानों पर सिंचाई कर लगाया। एफएसटी ने कुल उत्पादन का 10% लेता था सालाना। हक सर्व के अंतर्गत किसानों पर सिंचाई कर लगाया। एफएसटी ने कुल उत्पादन का 10% लेता था सालाना। हक सर्व के अंतर्गत एफएसटी ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया दिल्ली में जिसमें प्रमुख है फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं हिसार। जौनपुर नगर का निर्माण एफएसटी ने अपने पुत्र जुन्ना खान की याद में कराया। एफएसटी ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया दिल्ली में जिसमें प्रमुख है फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं हिसार। जौनपुर नगर का निर्माण एफएसटी ने अपने पुत्र जुन्ना खान की याद में बनवाया। सार्वजनिक लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना दिल्ली में किया एफएसटी ने। सार्वजनिक लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किया दिल्ली में एफएसटी ने। मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण दिल्ली में कराया एफएसटी ने। मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण दिल्ली में कराया एफएसटी ने। अशोक के 2 स्तंभ टोपरा हरियाणा एवं मेरठ यूपी से स्तंभ दिल्ली लाया एफएसटी ने। अशोक के 2 स्तंभ टोपरा हरियाणा एवं मेरठ यूपी से स्तंभ दिल्ली लाया एफएसटी ने। मैरेज ब्यूरो की स्थापना एवं रोजगार दफ्तर का निर्माण दिल्ली में किया एफएसटी ने। मैरेज ब्यूरो की स्थापना एवं रोजगार दफ्तर का निर्माण दिल्ली में किया एफएसटी ने। ताश घड़ियाल नामक जलघड़ी का निर्माण किया जो तालाब के बीच एक दीवार में छड़ी लगाया जो पानी से चलता था। ये दिल्ली में बनवाया एफएसटी ने। ताश घड़ियाल नामक जलघड़ी का निर्माण किया जो तालाब के बीच एक दीवार में घड़ी लगाया जो पानी से चलता था। ये दिल्ली में बनवाया एफएसटी ने। कुतुब मीनार का 5वां तल्ला का निर्माण किया दिल्ली में एफएसटी ने। कुतुब मीनार का 5वां तल्ला का निर्माण किया दिल्ली में एफएसटी ने। तकाबी ऋण जनता के लिए बंद या माफ़ किया एफएसटी ने और लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तकाबी ऋण जनता के लिए माफ़ किया एफएसटी ने और फिर से लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तकाबी ऋण लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने पर तकाबी ऋण को एफएसटी ने बंद कर दिया। सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा शुरू की एफएसटी ने। सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा शुरू की एफएसटी ने। सुल्तान को उपहार देने की प्रथा बंद करवाया एफएसटी ने। सुल्तान को उपहार देने की प्रथा बंद करवाया एफएसटी ने।
फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने 150 पुलियों का निर्माण, 150 कुआं का निर्माण, 100 अस्पताल का निर्माण, 100 सराय का निर्माण, 40 मस्जिद का निर्माण एवं 50 बांध का निर्माण कराया एफएसटी ने। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने 150 पुलियों का निर्माण, 150 कुआं का निर्माण, 100 अस्पताल का निर्माण, 100 सराय का निर्माण, 40 मस्जिद का निर्माण एवं 50 बांध का निर्माण किया एफएसटी ने। एफएसटी ने 50 झील, 20 महल, 10 स्तंभ लेख, 50 मकबरा एवं 1300 बगीचा का निर्माण किया एफएसटी ने। एफएसटी ने 50 झीलों, 20 महल, 10 स्तंभ लेख, 5 मकबरा एवं 1300 बगीचा का निर्माण किया एफएसटी ने। सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला राजा एफएसटी था, लगभग 1,80,000 गुलाम रखा था। सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला राजा था एफएसटी, जिसने लगभग 1,80,000 गुलाम रखा था। भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का जाल बिछाया, आंधा और बीख नामक चांदी का सिक्का चलाया और फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का जाल बिछाया, आंधा और बीख नामक चांदी का सिक्का चलाया और फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फलों की गुणवत्ता को चेक करने के लिए पहला काम एफएसटी ने किया। फलों की गुणवत्ता को चेक करने का पहला काम एफएसटी ने किया। मुस्लिम महिलाओं को मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगाया एफएसटी ने। मुस्लिम महिलाओं को मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगाया एफएसटी ने। एफएसटी ने अपने सिक्कों पर अपना और अपने पुत्र फतेह खां का नाम अंकित करवाया। एफएसटी ने अपने सिक्कों पर अपना और अपने पुत्र फतेह खां का नाम अंकित करवाया। एफएसटी ने हिंदुओं को जिम्मी कहकर पुकारता था। एफएसटी ने हिंदुओं को जिम्मी कहकर पुकारता था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी कहकर पुकारता था। एफएसटी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा, जिसका नाम फतूहात ए फिरोजशाही है अरबी भाषा में। एफएसटी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा, जिसका नाम फतूहात ए फिरोजशाही है फारसी भाषा में। पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20। तुगलक वंश का अंतिम राजा नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम राजा नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक का शासनकाल रहा 1394 से लेकर 1414 तक। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक का शासनकाल रहा 1394 से लेकर 1414 तक। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के समय में जौनपुर में इब्राहिम सरकी नामक राजा ने सरकी वंश की स्थापना किया। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के समय में जौनपुर में इब्राहिम सरकी नामक राजा ने सरकी वंश की स्थापना किया। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक का सेनापति था खिज्र खां। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक का सेनापति था खिज्र खां। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का हमला हुआ। तैमूर का सहयोग खिज्र खां ने किया। खिज्र खां के समर्थन से ही तैमूर लंग ने नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक की हत्या कर डाला। नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का हमला हुआ। तैमूर का सहयोग खिज्र खां ने किया। खिज्र खां के समर्थन से ही तैमूर लंग ने नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक की हत्या कर डाला। सैयद वंश में कुल 4 राजा ने शासन किया: खिज्र खां, मुबारक शाह, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन आदिल शाह। सैयद वंश में कुल 4 राजा ने शासन किया: खिज्र खां, मुबारक शाह, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन आदिल शाह। खिज्र खां ने शासन किया 1414 से लेकर 1421 तक। खिज्र खां शासन किया 1414 से लेकर 1421 तक। मुबारक शाह शासन किया 1421 से लेकर 1414 तक। मुबारक शाह शासन किया 1421 से लेकर 1434 तक। मुहम्मद शाह शासन किया 1434 से 1445 तक। मुहम्मद शाह शासन किया 1424 से लेकर 1445 तक। अलाउद्दीन आदिल शाह शासन किया 1445 से लेकर 1451 तक। अलाउद्दीन आदिल शाह ने शासन किया 1445 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां ने सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है खिज्र खां। तैमूर लंग के सहयोग से दिल्ली का राजा बना खिज्र खां। तैमूर लंग के सहयोग से दिल्ली का राजा बना खिज्र खां। खिज्र खां का वास्तविक नाम मलिक सुलेमान था। खिज्र खां का वास्तविक नाम मलिक सुलेमान था। खिज्र खां अपने आप को हजरत मुहम्मद साहब का वंशज मानता है।
खिज्र खां अपने आप को हजरत मोहम्मद साहब का वंशज मानता है। खिज्र खां का प्रधानमंत्री ताज उल मुल्क था। खिज्र खां का प्रधानमंत्री ताज उल मुल्क था। खिज्र खां ने उपाधि लिया रयत ए आला का, दूसरे के अधीन रहकर शासन करना। खिज्र खां ने उपाधि लिया रयत ए आला का, दूसरे के अधीन रहकर शासन करना। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। तैमूर लंग ने इसे 3 जगह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर पाकिस्तान का सूबेदार बनाया था। खिज्र खां को तैमूर लंग ने 3 जगह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर पाकिस्तान का सूबेदार बनाया था। खिज्र खां ने तुगलकों के नाम का ही सिक्का चलाया। खिज्र खां ने तुगलकों के नाम का ही सिक्का चलवाया। खिज्र खां अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। खिज्र खां अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। खिज्र खां शिया संप्रदाय को मानता था। खिज्र खां शिया संप्रदाय को मानता था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हुआ। इसके पश्चात राजा बना मुबारक शाह। खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हुआ। इसके पश्चात राजा बना मुबारक शाह। सैयद वंश का सबसे महानतम राजा मुबारक शाह बना। सैयद वंश का सबसे महानतम राजा मुबारक शाह बना। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 1434 तक रहा। मुबारक शाह ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। मुबारक शाह ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि लिया। मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि लिया। मुबारक शाह की उपाधि लिया। मुबारक शाह की उपाधि लिया। मुबारक शाह ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि लिया। मुबारक शाह ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि लिया। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर अपने नाम पर मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर अपने नाम का मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। मुबारक शाह ने अपने दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। मुबारक शाह ने अपने दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह का आत्मकथा तारीख ए मुबारक शाही फारसी भाषा में लिखा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह का आत्मकथा तारीख ए मुबारक शाही फारसी भाषा में लिखा। मुबारक शाह का वजीर पीएम सरवर उल मुल्क ने सिद्धपाल नामक व्यक्ति से मुबारक शाह की हत्या करवा डाला। मुबारक शाह का वजीर सरवर उल मुल्क ने सिद्धपाल नामक व्यक्ति से मुबारक शाह की हत्या करवा डाला। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद राजा बना मुहम्मद शाह। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद राजा बना मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक रहा। मुहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक रहा। मुबारक शाह मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मुहम्मद शाह के दरबार में सेनापति था कमाल उल मुल्क था, जो वफादार और ईमानदार था। कमाल उल मुल्क ने सरवर उल मुल्क की हत्या कर डाला। भरे सभा में कमाल उल मुल्क को सेनापति से प्रधानमंत्री बना देता है मुहम्मद शाह ने। मुहम्मद शाह के दरबार में सेनापति था कमाल उल मुल्क, जो वफादार और ईमानदार था। कमाल उल मुल्क ने सरवर उल मुल्क की हत्या कर डाला। भरे सभा में कमाल उल मुल्क को सेनापति से प्रधानमंत्री बना देता है मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह के समय दो बाहरी हमलावर हुआ। मालवा का राजा महमूद ने दिल्ली पर धावा बोला और जौनपुर का राजा इब्राहिम सर्की ने दिल्ली पर धावा बोला। इसी बीच फरिश्ता के रूप में दिल्ली में आगमन होता है बहलोल लोदी का। यह अफगानी था और सिंध एवं मुल्तान का सूबेदार था। बहलोल लोदी महमूद का सेनापति दरिया खां के बल पर महमूद कूद रहा था, पर दरिया खां को अपने तरफ मिला लिया बहलोल लोदी ने, तो मालवा का महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया। इसके बाद इब्राहिम सर्की भी भाग गया। तो इसके बाद मुहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारने लगा।
मोहम्मद शाह के समय दो बाहरी हमलावर मालवा का राजा महमूद ने दिल्ली पर धावा बोला और जौनपुर का राजा इब्राहिम सरकी ने दिल्ली पर धावा बोला। इसी बीच फरिश्ता के रूप में दिल्ली में आगमन होता है बहलोल लोदी का। यह अफगानी था और सिंध एवं मुल्तान का सूबेदार था। बहलोल लोदी महमूद का सेनापति दरिया खां के बल पर महमूद कूद रहा था, पर दरिया खां को अपने तरफ मिला लिया बहलोल लोदी ने तो मालवा का राजा महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया। इसके बाद इब्राहिम सरकी भी भाग गया। तो इसके बाद महमूद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारने लगा। मोहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि दिया बहलोल लोदी को। मोहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि दिया बहलोल लोदी को। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 में हुआ और सैयद वंश का अंतिम राजा अलाउद्दीन आदिल शाह बना। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 में हुआ और सैयद वंश का अंतिम राजा अलाउद्दीन आदिल शाह बना। अलाउद्दीन आदिल शाह महाअयोग राजा था। अलाउद्दीन आदिल शाह महाअयोग राजा था। मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आदिल शाह। मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आदिल शाह। अलाउद्दीन आदिल शाह के प्रधानमंत्री हमीद खान था। अलाउद्दीन आदिल शाह का प्रधानमंत्री हमीद खान था। हमीद खान से झगड़ा हो जाता है अलाउद्दीन आदिल शाह को। फिर ये अलाउद्दीन आदिल शाह बदायूं भाग जाता है। पहले यह बदायूं का सूबेदार था। हमीद खान से झगड़ा हो जाता है अलाउद्दीन आदिल शाह को। फिर ये अलाउद्दीन आदिल शाह बदायूं भाग जाता है। पहले यह बदायूं का सूबेदार था। अलाउद्दीन आदिल शाह ने दिल्ली का राजपाट अपने दो साला शाहना ए शहर और अमीर कोहिए को दे देता है। अमीर कोहिए ने शाहना ए शहर की हत्या कर देता है। फिर गुस्सा में दिल्ली की जनता अमीर कोहिए की हत्या कर देती है। फिर बहलोल लोदी ने हमीद खान की हत्या कर मोहम्मद शाह की पत्नी से बहलोल लोदी ने निकाह किया और दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किया। अलाउद्दीन आदिल शाह ने दिल्ली का राज्यपाट अपने दो साला शाहना ए शहर और अमीर कोहिए को दे देता है। अमीर कोहिए ने शाहना ए शहर की हत्या कर देता है। फिर गुस्सा में दिल्ली की जनता अमीर कोहिए की हत्या कर देती है। फिर बहलोल लोदी ने हमीद खान की हत्या कर मोहम्मद शाह की पत्नी से बहलोल लोदी ने निकाह किया। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किया। 20 खत्म हो गया। पढ़ेंगे लेक्चर 21 से। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा। लोदी वंश में शासक हुए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश में 3 शासन हुए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक रहा। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में लगभग 30 राजा ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में लगभग 30 राजा ने शासन किया। पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल 38 साल बहलोल लोदी का रहा था। पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल 38 साल बहलोल लोदी का था। बहलोल लोदी का वास्तविक नाम वल्लू था। बहलोल लोदी का वास्तविक नाम वल्लू था। बहलोल लोदी का वास्तविक नाम वल्लू था। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर राजा बना। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर राजा बना। बहलोल लोदी अपने तुर्की सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। ये बहुत उदार राजा था। बहलोल लोदी अपने तुर्की सरदारों को मसनद ए अली एकटा कहकर पुकारता था। ये बहुत उदार राजा था। दिल्ली या भारत में पहला अफगान वंश की नींव बहलोल लोदी ने रखा। भारत में पहला
अफगान वंश की नींव बहलोल लोदी ने रखा। 1484 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिलाया बहलोल लोदी ने। 1484 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिलाया बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। बहलोल लोदी ने अपने नाम पर बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया। बहलोल लोदी ने अपने नाम पर बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया। बहलोल लोदी ने दिल्ली के उलेमा लोगों को यह कहकर शांत करवाया कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। बहलोल लोदी ने दिल्ली के उलेमा लोगों को यह कहकर शांत करवाया कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। बहलोल लोदी ने दिल्ली के उलेमा लोगों को यह कहकर शांत करवाया कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। बहलोल लोदी के इतिहास के बारे में जानकारी तारीख दाऊदी पुस्तक में फारसी भाषा में मिलता है। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला हैं। बहलोल लोदी के इतिहास के बारे में जानकारी तारीख दाऊदी पुस्तक में फारसी भाषा में मिलता है। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला है। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 में ग्वालियर अभियान से लौटते दौरान हुआ था, रास्ता में लू लग जाने के कारण। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 में ग्वालियर अभियान से लौटते दौरान हुआ, रास्ता में लू लग जाने के कारण। बहलोल लोदी के बाद राजा बना सिकंदर लोदी, जो इन्हीं का लड़का था। बहलोल लोदी के बाद राजा बना सिकंदर लोदी, जो इन्हीं का लड़का था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी के माता का नाम जेबंद, जो सुनार हिंदू थी। सिकंदर लोदी के माता का नाम जेबंद था, जो सुनार हिंदू थी। सिकंदर लोदी के पिता का नाम बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के पिता का नाम बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी 2 बार राज्याभिषेक करवाया, मई 1489 में और सितंबर 1489 में। सिकंदर लोदी 2 बार राज्याभिषेक करवाया, मई 1489 में और सितंबर 1489 में। सिकंदर लोदी 2 बार राज्याभिषेक करवाया, मई 1489 में और सितंबर 1489 में। सिकंदर लोदी वंश के महानतम और प्रतापी राजा थे। सिकंदर लोदी वंश के महानतम और प्रतापी राजा थे। सिकंदर लोदी के कार्य। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के प्रति कट्टरतावादी की नीति अपनाया और बोधन नामक हिंदू की हत्या कर डाला। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के प्रति कट्टरतावादी की नीति अपनाया और बोधन नामक हिंदू की हत्या कर डाला। सिकंदर लोदी के समय संगीत पर पहले फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई। सिकंदर लोदी के समय संगीत पर पहले फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई। सिकंदर लोदी ने दिल्ली में अपने पिता बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया। सिकंदर लोदी ने दिल्ली में अपने पिता बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया। सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ ने मोठ मस्जिद का निर्माण दिल्ली में 1505 में सरकारी विद्यालय को तोड़कर किया। सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ ने मोठ मस्जिद का निर्माण दिल्ली में 1505 में सरकारी विद्यालय को तोड़कर किया। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की एवं 1506 में राजधानी बनवाया। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की एवं 1506 में राजधानी बनवाया। 1507 में राजस्थान में बादलगढ़ का किला बनवाया। सिकंदर लोदी ने 1507 में राजस्थान में बादलगढ़ का किला बनवाया। सिकंदर लोदी ने नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है को तोड़कर उसके मूर्तियों को कसाईयों के बीच मांस तौलने के लिए बंटवा दिया। सिकंदर लोदी ने नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके मूर्तियों को कसाईयों के बीच मांस तौलने के लिए बंटवा दिया। नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर तजिया निकालने पर रोक लगाया और मुस्लिम औरतों को मस्जिद में जाने से रोक लगाया। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर तजिया निकालने पर रोक लगाया और मुस्लिम औरतों को मस्जिद में जाने से रोक लगाया। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम संतों को मज़ारों पर जाने से रोक लगाया।
सिकंदर लोदी ने मुस्लिम संतों को मज़ारों पर जाने से रोक लगाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने पर रोक लगाया और मुस्लिम औरतों को मस्जिद में जाने से रोक लगाया। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम संतों को मज़ारों पर जाने से रोक लगाया। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम संतों को मज़ारों पर जाने से रोक लगाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी के समकालीन ग्वालियर एमपी के राजा मानसिंह थे। सिकंदर लोदी के समकालीन ग्वालियर एमपी के राजा मानसिंह थे। सिकंदर लोदी ने दिल्ली का पहला राजा था जिन्होंने खदान पर कर समाप्त कर दिया। सिकंदर लोदी ने दिल्ली का पहला राजा था जिन्होंने खदान पर कर समाप्त कर दिया। सिकंदर लोदी के गुप्तचर व्यवस्था पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वोत्तम था। सिकंदर लोदी के गुप्तचर व्यवस्था पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वोत्तम था। सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी 30 इंच का पैमाना चलाया। सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया। गज ए सिकंदरी 30 इंच का था। सिकंदर लोदी ने टांका नामक तांबा का सिक्का जारी किया सबसे पहले। सिकंदर लोदी ने टांका नामक तांबा का सिक्का जारी किया सबसे पहले। सिकंदर लोदी ने राज्य के आय व्यय के लिए लेखपाल रखा और अनुवाद विभाग की स्थापना किया। सिकंदर लोदी ने राज्य के आय व्यय के लिए लेखपाल रखा और अनुवाद विभाग की स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा सिकंदर लोदी था जिसने सैनिकों से युद्ध में लूटे गए माल खम्स में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा सिकंदर लोदी था जिसने सैनिकों से युद्ध में लूटे गए माल खम्स में हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हुआ। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हुआ। सिकंदर लोदी के निधन के पश्चात इब्राहिम लोदी राजा बना 1517 में। सिकंदर लोदी के निधन के पश्चात इब्राहिम लोदी राजा बना 1517 में। 1517 में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला किया। फिर खतौली राजस्थान का युद्ध हुआ। इब्राहिम का सेना का नेतृत्व मियाँ मखन ने किया। खतौली के युद्ध में मेवाड़ का राजा राणा संगा युद्ध जीत गया, लेकिन राणा संगा का दाहिना हाथ, दाहिना पैर और दाहिना आँख इब्राहिम ने काट दिया था। 1517 में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला किया। फिर खतौली राजस्थान का युद्ध हुआ। इब्राहिम का सेना का नेतृत्व मियाँ खान ने किया। खतौली के युद्ध में मेवाड़ का राजा राणा संगा युद्ध जीत गया, लेकिन राणा संगा का दाहिना हाथ, दाहिना पैर और दाहिना आँख इब्राहिम ने काट दिया था। 1518 में ग्वालियर पर हमला किया। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने आत्मसमर्पण कर दिया इब्राहिम के सामने, जिससे आसानी से इब्राहिम ने ग्वालियर को दिल्ली में मिला लिया। फिर इब्राहिम लोदी का परम मित्र बन गया विक्रमजीत। 1518 में ग्वालियर पर हमला किया। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने आत्मसमर्पण कर दिया इब्राहिम के सामने, जिससे आसानी से इब्राहिम ने ग्वालियर को दिल्ली में मिला लिया। और फिर इब्राहिम लोदी का परम मित्र बन गया विक्रमजीत। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी प्लस विक्रमजीत और दूसरी तरफ बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर की सैनिक मात्र 20,000 थी और इब्राहिम की सेना 1,20,000 थी। बाबर के जीतने के कारण कुशल सैन्य नेतृत्व युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग हुआ। बाबर की कूटनीतिज्ञ, बाबर की तीरंदाजी उच्च कोटि का था। इब्राहिम की हार के कारण था तुर्की सरदार इनसे नाराज है और इनके अपने चाचा भी नाराज है। कुशल सैन्य नेतृत्व का भाव था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और साथ में विक्रमजीत और सामने था बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर की सेना मात्र 20,000 थी और इब्राहिम की सेना 1,20,000 थी। बाबर के
जीतने के कारण था। कुशल सैन्य नेतृत्व युद्ध में तुगलामा पद्धति का प्रयोग हुआ। बाबर की कूटनीतिज्ञ, बाबर की तीरंदाजी उच्च कोटि का था। इब्राहिम का हार के कारण था। तुर्की सरदार इनसे नाराज थे और इनके अपने चाचा भी नाराज है। कुशल सैन्य नेतृत्व का अभाव था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया और तोप चलाने वाला तापची का नाम उस्ताद अली ए मुस्तफ़ा था। तोप का इंचार्ज रूमी खां था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया। तोप चलाने वाला तापची का नाम उस्ताद अली ए मुस्तफ़ा था। तोप का इंचार्ज रूमी खां था। पानीपत के प्रथम युद्ध का नतीजा हुआ कि इब्राहिम एवं उसके मित्र विक्रमादित्य युद्ध स्थल में मारे गए और दोनों का कब्र पानीपत मैदान में बना देता है बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध का नतीजा हुआ कि इब्राहिम एवं उनके मित्र विक्रमादित्य युद्ध स्थल में मारे गए और दोनों की कब्र पानीपत मैदान में बना देता है बाबर। बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण इब्राहिम के चाचा दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने दिया। बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण इब्राहिम के चाचा दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने दिया। बाबर से संबंधित प्रमुख तिथियाँ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के फरगाना के अंडीजान गांव में हुआ। बाबर की जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के फरगाना के अंडीजान गांव में हुआ। बाबर फरगाना का राजा बना 1494 में। बाबर के चाचा ने बाबर को पीटकर गद्दी छीन लिया, फिर फरगाना से भगा दिया। 1496 में समरकंद में छिपा बाबर। यहीं पर समरकंद के राजा शैबानी खां की पुत्री से प्रेम हो गया बाबर को। फिर 1501 में शैबानी के घर पहुंचा बाबर। फिर शैबानी ने बाबर को जमकर पिटवाया और भगा दिया समरकंद से। बाबर फरगाना का राजा बना 1494 में। बाबर के चाचा ने बाबर को पीटकर गद्दी छीन लिया, फिर फरगाना से भगा दिया। 1496 में समरकंद में छिपा बाबर और यहीं पर समरकंद के राजा शैबानी खां की पुत्री से प्रेम हो गया बाबर को। फिर 1501 में शैबानी के घर पहुंचा बाबर। फिर शैबानी ने बाबर को जमकर पिटवाया और भगा दिया समरकंद से। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। फिर 1506 में बाबर ने हेरात अफगानिस्तान पर अधिकार किया। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। फिर 1506 में बाबर ने हेरात अफगानिस्तान पर अधिकार किया। 1507 में काबुल पर अधिकार करने की खुशी में बाबर ने बादशाह की उपाधि लिया। 1507 में काबुल पर अधिकार करने की खुशी में बाबर ने बादशाह की उपाधि लिया। शैबानी खान ने बाबर की बहन को अगवा कर लिया। बाबर की बहन का नाम खानज़दा बेगम थी। बाबर ने ईरान का राजा शाह इस्माइल के पत्र लिखा अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, तो शाह इस्माइल ने शर्त रखा कि बाबर शिया धर्म स्वीकार करेंगे और अपनी बहन से मेरा निकाह करना। तो बाबर ने शर्त स्वीकार किया तो 1510 में सार ए पुल का युद्ध हुआ, जिसमें शाह इस्माइल ने शैबानी खां की हत्या कर डाला। शैबानी खां ने बाबर की बहन को अगवा कर लिया। बाबर की बहन का नाम खानज़दा बेगम थी। बाबर ने ईरान का राजा शाह इस्माइल को पत्र लिखा अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, तो शाह इस्माइल ने शर्त रखा कि बाबर शिया धर्म स्वीकार करेंगे और अपनी बहन से मेरा निकाह करेंगे। तो बाबर ने शर्त स्वीकार किया। तो 1510 ईस्वी में सार ए पुल का युद्ध हुआ, जिसमें शाह इस्माइल ने शैबानी खां की हत्या कर डाला। 1519 में बाबर ने बाजौर एवं भौरा किला पाकिस्तान पर कब्जा किया और यहीं पर पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ। 1519 में बाबर ने बाजौर एवं भौरा किला जो पाकिस्तान पर कब्जा किया और यहीं पर पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ। 1520 में बाबर ने पंजाब एवं सियालकोट पर कब्जा किया।
1520 में बाबर ने पंजाब एवं सियालकोट पर कब्जा किया। 1524 में बाबर पेशावर को लूट रहा था तो यहीं पर दौलत खां का पुत्र दिलावर खां बाबर के पास निमंत्रण लेकर पहुंचा। 1524 में बाबर पेशावर को लूट रहा था तो यहीं पर दौलत खां का पुत्र दिलावर खां बाबर के पास निमंत्रण लेकर पहुंचा। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत का 7वां वीडियो ख़त्म हुआ और इसमें लगभग हम लेक्चर नंबर 19 से लेकर 21 तक के तथ्यों को देखे हैं। मध्यकालीन भारत का ये 7वां वीडियो है जो कि ख़त्म हुआ। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद। और अगला वीडियो आएगा। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।